उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं अपनी माँ और एक बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम राजेश था। मेरी माँ को मेरे बड़े भाई पर बहुत गर्व था, जैसा कि हर माँ को अपने बेटे पर होता ही है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे भाई की कुछ ज्यादा ही झूठी तारीफें करती थी। इतनी तारीफ कि असल जिंदगी में वो इतना अच्छा इंसान नहीं था। जब मेरे भाई को गुस्सा आता तो मेरी माँ के साथ ही वो तेज आवाज में चीख कर ही बात करता था और इसने मुझे आगे पढ़ाई के लिए भी मना कर दिया था। मगर मेरी माँ ने उससे बहुत जिद की और उससे कहा कि अगर लड़की 12वीं के बाद ही घर बैठ जाएगी तो मोहल्ले वाले बहुत हंसेंगे और बहुत बातें बनाएंगे, क्योंकि इसके साथ की अभी सारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। पूरे मोहल्ले में मेरे भाई की सब लोग इज्जत ही नहीं करते थे, बल्कि सबको इसका बड़ा डर था। लोग इससे बहुत डरते थे। एक बार की बात है, मोहल्ले की एक लड़की के पीछे कुछ आवारा लड़के पड़ गए थे, तो मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर उनकी बुरी हालत कर दी थी। इसीलिए पूरे मोहल्ले में सब मेरे भाई को जानते थे और इसको बहुत इज्जत वाला आदमी समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसकी कमाई बढ़ती गई तो मेरा भाई कुछ आवारा सा हो गया। उसने गंदी गंदी आदतें लगा ली। अब तो मेरा भाई सिगरेट भी पीने लगा था। वो रोज देर रात से घर आता और जब घर वापस आता तो उसने शराब पी रखी होती थी और क्या क्या उल्टे सीधे काम करता था। हमें तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मेरी माँ की वही पुरानी सोच थी कि लड़के की शादी कर दी जाए तो वो सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और पत्नी घर में आ जाएगी तो फिर वो बाहर भी नहीं जाया करेगा और वो इसको बाहर जाने से रोक लिया करेगी, ये शराब पीना भी छोड़ देगा। लेकिन ये बहुत ही बुरी सोच थी कि जिस लड़की को आप शादी करके अपने घर ला रहे हो वो कोई डॉक्टर तो नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक करेगी, और ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी तो एक जिम्मेदारी है जो किसी ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो इसको अच्छे से समझ सके। फिलहाल कुछ दिन बाद मेरे भाई की शादी हो गई और भाभी जी हमारे घर पर आ गईं। भाभी के घर आने के बाद मेरे भाई में कुछ कुछ बदलाव तो नजर आते थे, लेकिन मेरे भाई की शादी के बाद एक अजीब सा वाकया होने लगा जिसे देखकर मैं बहुत हैरान और परेशान थी। मेरी नई भाभी भी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी, वो बहुत ही कम बोलने वाली थी। माँ ने कहा कि अच्छी बात है, ज्यादा बोलने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। भाभी न सिर्फ चुप रहती बल्कि हर समय डरी सहमी भी रहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा था कि कहीं भाई भाभी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है, तो माँ ने मुझसे कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे खानदान के मर्द तो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और तेरा भाई तो तेरी भाभी का बड़ा सच्चा आशिक है। जब ये 12 साल का था तो मुझसे बार बार कहता था माँ मेरी शादी करवा दो, ये तो घर की जिम्मेदारी में उलझ गया, वरना ये बड़ा जवान और खूबसूरत है। तेरी भाभी को तो खुश होना चाहिए कि उसे इतना जवान और अच्छा पति मिल गया है। ये तो इतना अच्छा है कि पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे जैसा अच्छा कोई भी नहीं है। माँ तो हर समय बस भाई की तारीफें करना शुरू हो जाती थी। उन्हें तो बस भाई की तारीफ करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था, मगर मेरे भाई के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। एक दिन मैं ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुई कि मेरी भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर इस तरह खड़ी थी कि स्कूल में किसी छोटे बच्चे को कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि यही तुम्हारी सजा है, अब तुम्हें इस कक्षा के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। जबकि रात का वक्त था, इस समय तो भाभी को भाई के साथ कमरे में होना चाहिए था। भाभी का सर भी झुका हुआ था। जब मैं भाभी के करीब गई तो उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू चुपके से साफ किए थे और मैंने देखा कि आज तो मेरी भाभी ने नया सूट पहना हुआ था। वो नहा धोकर आई थी। वो आज तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने भाभी से कहा आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी भाभी का रंग गोरा था, उनके लंबे घने खूबसूरत बड़े बड़े बाल थे और मेरी भाभी का नाम सिया था। मैंने भाभी से पूछा कि आप रो क्यों रही हो और इस तरह कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं? भाभी ने मुझसे कहा कि मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंख में कुछ चला गया है, इसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी रो ही रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि इतनी रात को आप इस समय कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं, जबकि भाई तो अंदर हैं, आपको भी अंदर होना चाहिए। भाभी ने मुझसे कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि भाभी मुझे बताना नहीं चाह रही हैं, इसीलिए मैं वहां से चली गई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। किचन से भाई का कमरा साफ दिखाई देता था और मैंने देखा कि भाभी अभी तक वहीं खड़ी हैं। मैंने जब तक सब्जी बनाई, फिर उसके बाद रोटी और खाने में कुछ मीठा भी बनाया और इतनी देर तक भाभी वहीं खड़ी थी। मेरी तरफ भाभी की पीठ थी, भाभी रो भी रही थी।
मैं सोचने लगी कि भाभी इस तरह यहाँ बाहर खड़ी होकर क्यों रो रही है, क्योंकि मेरा भाई तो उस समय कमरे के अंदर था। भाई के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, बस कमरे के दरवाजे पर पर्दा लगाया हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी तो आज नहाई हुई इतनी खूबसूरत लग रही हैं। भाई को तो भाभी को कमरे के बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। मैं सुबह को जब अपने कमरे से बाहर आई तो भाभी बाहर नहीं थी। वो पता नहीं बाहर खड़ी होकर पूरी रात क्या कर रही थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही करते करते 2 दिन निकल गए। एक दिन भाभी हमारे साथ ही बैठी थी, तभी भाई का फोन आया और उसने कहा कि मैं आज रात का खाना घर पर नहीं खाऊंगा, वरना मेरे भाई का हुक्म था कि भाभी दिन और रात का खाना रोज मेरे भाई के साथ ही खाया करेंगी। तो भाभी को बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने भाभी से कहा कि कोई बात नहीं, आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लेना। लेकिन जैसे ही भाभी हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठी, मेरी माँ ने कहा कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तुमने कमरे में कोई चूहा तो नहीं मारा? मैंने तो अभी सब जगह पर पोछा लगाया है, फिर पता नहीं ये बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी अपना सर नीचे झुकाकर बैठी और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। खाना खत्म करके वहाँ से उठकर अपने कमरे में गई और उनके जाते ही बदबू भी खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा, लगता है बदबू इसी के पास से आ रही है, पर ये तो ऐसी नहीं है, फिर ये ऐसी गंदी होकर क्यों घूम रही है? मैं समझाती हूँ इसको। और मैंने माँ से कहा कि ऐसे किसी से पूछना अच्छी बात नहीं है, भाभी बुरा मान जाएंगी और हो सकता है शायद उनको नहाना पसंद न हो। माँ ने कहा कि क्यों पसंद नहीं है? ये कौन सा दिसंबर का महीना है, जून का महीना है, गर्मी में तो सबको रोज नहाना ही चाहिए। और जिन लड़कियों की शादी हुई है उन लड़कियों को वैसे भी अपने आप को ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा बनाकर रखना चाहिए। आदमियों को ऐसी बातें पसंद होती हैं। तू भी मेरी बात ध्यान में रखना, जब तेरी शादी हो तो तू रोज नहाकर साफ सुथरी रहना। आदमियों को साफ सुथरी रहने वाली औरतें अच्छी लगती हैं और यही बात तेरी भाभी को समझाना बहुत जरूरी है। मैं इससे बात करके आती हूँ। मेरी माँ इतना कहकर वहाँ से चली गई। पर ईश्वर जाने कि माँ ने भाभी के कमरे में जाकर उनसे क्या कहा और ये बात भाभी को कितनी अच्छी और बुरी लगी। लेकिन मैंने देखा कि भाभी अगले दिन भी नहीं नहाई थी। भाभी को नहाए हुए आज पूरे 4 दिन हो गए थे और सुबह सुबह मैंने देखा कि भाभी ने हाथ में सोने की नई नई चूड़ियां पहन रखी हैं। भाभी का सारा सामान मैंने और माँ ने मिलकर ही खरीदा था और शादी के बाद से भाभी कहीं बाहर भी नहीं गई थी। इसीलिए मैं भाभी के करीब गई और मैंने भाभी से पूछा कि ये चूड़ियां कहाँ से आईं? तो भाभी ने मुझसे कहा कि सुबह सुबह तुम्हारे भाई ने दी हैं। पर भाभी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। मैंने भाभी से कहा, वाओ, मुझे लगता है आज भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छी बात है, आपस में उपहार देने से प्यार बढ़ता है। भाभी ने हल्की आवाज से मुझसे कहा कि हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन रात तक कुछ नहीं पता कि कब मूड खराब हो जाए। मैंने पूछा कि क्यों मूड खराब हो जाएगा? क्या आपने भाई की कोई बात नहीं मानी? तो भाभी ने कहा, कुछ नहीं। भाभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। जैसे इंसान गुनाह करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जिसको करने से पहले इंसान सोचता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, कि उसे पता हो कि मैं ये काम गलत ही करूँगा। मेरी भाभी बहुत डरी सी लग रही थी और इसके थोड़ी देर बाद ही वो नहाने के लिए चली गई। क्या भाभी नहाने की बात कर रही थी? मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसको करने के बाद कोई भी दूसरा इंसान हम पर गुस्सा करे। उस समय भाभी के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी क्योंकि गर्मी का समय था। मेरी भाभी नहा कर आई तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैंने देखा उन्होंने आज दिन में बहुत अच्छा सूट पहन रखा था। पर मैंने भाभी से नहीं कहा कि नहाकर आप बहुत अच्छी लगती हो, मगर मैं उनकी प्रशंसा जरूर करती थी, इसीलिए वो समझ जाएं कि अगर वो नहा धोकर साफ सुथरी रहेंगी तो सब उनकी प्रशंसा करेंगे और उनसे खुश रहेंगे। लेकिन मैंने देखा कि मेरी भाभी जब भी नहा धोकर तैयार रहती हैं तो भाई उन्हें अपने कमरे से बाहर ही खड़ा रखते हैं। इस बार मैंने भाभी के पास जाकर देखा तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि भाभी, आप क्यों रो रही हैं? तो भाभी ने मुझसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। फिर मैंने पूछा कि क्यों कमरे के बाहर खड़ी हैं और क्यों रो रही हैं? तो भाभी ने मुझसे कहा कि एक दिन तुम समझ जाओगी कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
भाभी ने और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर एक तरफ ले गई और उनसे पूछा कि आज मुझे सारी बात साफ साफ बताएं कि ये क्यों हो रहा है और आप क्यों कमरे के बाहर खड़ी होकर रोती हैं। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई शराब पीता है। तब मैंने भाभी से कहा कि हाँ मुझे पता है, पर माँ कहती थी कि भाई की शादी हो जाएगी और उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो ऐसा गंदा काम वो खुद ही छोड़ देगा। भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा, नहीं छोड़ा उसने सब कुछ, वो आज भी रोज शराब पीता है। तब मैंने भाभी से कहा कि ये सब तो ठीक है, मगर इस बात का भाई के शराब पीने से क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई ने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो भाभी मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके जिस्म से फिर से बदबू भी आने लगी। बहुत गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 3 से 4 दिन नहीं नहाएगा तो उसका यही हाल होगा। मेरी भाभी जब भी माँ के पास आकर बैठ जाती तो मेरी माँ अपनी नाक को अपने हाथ से ढक लेती या फिर दुपट्टा नाक पर रख लेती थी। मैंने अपनी मम्मी से इशारा करके कहा था कि वो ऐसा ना किया करें, भाभी को बुरा लगता होगा। तो मेरी माँ मुझसे कहती कि आखिर इसको नहाने में परेशानी क्या है, क्यों नहीं नहाती है? इसकी माँ ने इसको यही सब सिखाकर भेजा है। माँ की इस बात को सुनकर भाभी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और शर्मिंदगी भी उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। लेकिन मैंने देखा भाभी जब जब नहाती थी तो भाई उसको कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता था। जिस दिन भाभी नहीं नहाती थी तो भाई भाभी का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। वो भाभी के लिए उपहार भी लेकर आता और रात को इसके खाने के लिए आइसक्रीम भी लाकर देता था। भाई भाभी के इतने नखरे उठाता था और उनको इतना प्यार भी करता था। फिर जिस दिन भाभी नहाकर नया सूट पहनकर तैयार रहती थी तो ना जाने क्यों मेरा भाई भाभी को कमरे से बाहर ही खड़ा रखता था। इन सब का क्या मतलब था? माँ तो कहती थी कि आदमियों को साफ सुथरी औरतें पसंद होती हैं, जिनके जिस्म से खुशबू आ रही हो, जिसने अच्छे से बाल बनाए हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों। मेरी भाभी तो इतनी सुंदर थी, उनका रंग भी गोरा था और भाभी पर हर रंग का सूट बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पता नहीं ये क्या चक्कर था कि जिस दिन भाभी बहुत ज्यादा साफ सुथरी और अच्छी लगती थी, भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता था। और जिस दिन उनके जिस्म से बदबू आ रही होती थी तो भाई उनके खूब नखरे उठाता और उन्हें खूब लाड करता था और इनके लिए बहुत से उपहार भी लेकर आता था। अब मुझे कुछ कुछ शक हो गया था और मुझे पता लगाना था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मेरे भाई के कौन से गंदे शौक थे। एक दिन जब मैं भाभी से पूछ रही थी तो भाभी बोल रही थी कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी कुछ दिनों के बाद मुझे मौका भी मिल गया। सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो रहा था। मेरी भाभी सुबह सुबह अचानक अपने मायके चली गईं। भाभी को उनकी मम्मी की कॉल आई थी और उन्हें पता चला था कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, वो मेरी मौसी के घर गई हुई थी। तभी भाभी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, जब वो घर आए तो उसको बता देना कि मैं अपने मायके गई हूँ। मम्मी की तबीयत खराब है, नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे बहुत डांटेगा। मैंने भाभी से कहा कि क्यों डांटेंगे, क्या मायके जाना कोई बुरी बात है? क्या आप मायके नहीं जा सकती? तब भाभी ने कहा कि जा सकती हूँ, मगर बिना बताए जाना तो गलत बात है। मैंने भाभी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी, आप आराम से जाएं। और इसी जल्दी जल्दी में भाभी अपना कमरा लॉक करना भी भूल गई। भाभी के घर से निकलते ही एक प्लान मेरे दिमाग में आया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरा भाई घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे के बाहर पर्दा तो गिरा हुआ ही था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो मम्मी ने भाई से कहा था कि घर में जवान बहन है, इसलिए दरवाजा खुला भी हो तो पर्दा गिरा लिया करो। गर्मी का समय था, दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे, इसीलिए भाई भाभी कमरे के आगे पर्दा गिराकर ही रखते थे। भाई कमरे में चला गया और आवाज देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई और इस तरीके से खड़ी हुई कि भाई को सिर्फ मेरे पैर ही दिखे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मैंने चप्पल भी भाभी के ही पहने थे और मेरा रंग भी भाभी की तरह ही गोरा था।
अभी मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। भाई ने जैसे ही देखा कि मैं कमरे से बाहर खड़ी हूँ तो मेरा भाई अजीब गरीब तरह की बातें करने लगा। मुझे पहले पहले भाई की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मुझे भाई की बातें समझ में आने लगी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। भाई ने कहा, आज तो फिर से नहाई है, बड़ी साफ सुथरी बनी फिरती है। अगर तू नहीं नहाएगी तो क्या हो जाएगा? तेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तेरा रंग भी काला हो जाएगा, तेरे हाथ पैर भी काले पड़ जाएंगे। तू तो बड़ी पूजा पाठ करने वाली औरत है ना, तू तो बड़ी अच्छी औरत है। तेरे से ज्यादा अच्छी औरत इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए तू रोज रोज नहाती है। मेरे भाई ने ऐसा कहा और कोई चीज उठाकर मेरे पैरों पर दे मारी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है? आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए मेरे आने से पहले ही यहाँ नहाकर खड़ी हो गई है। तूने मेरे मना करने पर भी नहाने की गलती कैसे की? आज मैं तुझे अच्छी तरह से समझाकर ही रहूंगा। रोज बातें सुनने की तो तुझे आदत सी हो गई है। आज मैं तुझे अपने हाथ चलाकर भी दिखाता हूँ। जब मैंने तुझसे कहा है कि मुझे नहाई हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तू क्यों नहाती है? मेरा भाई बहुत तेज तेज और बुरी तरह चीख रहा था। आज मुझे पता चल गया कि मेरी भाभी इनसे इतना डरी हुई क्यों रहती हैं। आज मुझे समझ आ गया कि मेरी भाभी रोज रोज क्यों नहीं नहाती थीं, क्योंकि मेरा भाई उनको नहाने से सख्त मना करता था और नहाने के लिए उनसे झगड़ा करता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी भाभी के नहाने से मेरे भाई को क्या परेशानी है। मेरे भाई ने और ज्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी। एक काम करने से तुझे मना किया है, लेकिन फिर भी तू उस काम को करती है, मुझसे जिद लगाती है। तू क्या चाहती है कि मैं तुझ पर गुस्सा करूं, तुझे मारूं पीटूं? थोड़ी देर बाद मेरा भाई गंदी गंदी गालियां बकने पर आ गया। अब मैं और ज्यादा सब्र नहीं कर सकती थी। मैंने पर्दा हटाया और भाई के कमरे के अंदर चली गई। मेरा भाई मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान रह गया, और मैं भाई को देखकर, क्योंकि मेरा भाई कोई अजीब सी चीज खा रहा था जिससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने मुझे अपने कमरे में देखकर कहा कि तू यहाँ अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही है? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि भाभी अपनी माँ के घर गई हैं। मैंने भाई से कहा कि आप ये क्या गंदी सी चीज खा रहे हैं? ये खाना तो सही नहीं है, इसको आपको नहीं खाना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बहुत ज्यादा हैरान रह गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? मैंने कहा, हाँ, सारी की सारी बातें सुन ली। आखिर क्या बात है? अब आप मुझे बताएंगे। आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? इतनी अच्छी पत्नी मिली है आपको और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर भाभी नहा लेंगी और आप यहाँ बैठकर ये गंदी चीज क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में इतना अच्छा खाना पका हुआ है? भाभी अपनी माँ के घर गई हुई हैं, उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। भाभी ने मुझे कहा था कि जब आप घर वापस आएं तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं भाभी के साथ होने वाली हरकतों से काफी परेशान थी। मुझे देखना था कि आप भाभी के नहाने पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे सारी की सारी बात बताई और वो सारी बात सुनकर मैं दंग रह गई। भाई ने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत गरीबी थी, इस वक्त तुम 4 साल की थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए भी 1-1 रुपया नहीं होता, तो मैं कहीं से भी 1-1 रुपया जोड़कर खाना लेकर आता था। वही खाना हम तीनों लोग मिलकर खाते थे। इसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं शक्ल सूरत का तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कोई हुनर नहीं आता था। मैंने पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। पापा भी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। फिर एक दिन मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया और उसने मुझसे कहा कि तू ये एक टोटका कर ले, इसके बाद तेरे पास दौलत की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इस टोटके को करने के लिए तुझे नहाना नहीं है, तुझे गंदी चीजें खानी हैं और गंदे काम करने हैं, पूजा पाठ भी नहीं करना है। और अगर कल को तेरी शादी होती है तो फिर अपनी पत्नी को भी यही कहना कि वो नहाए नहीं और गंदी चीजों में ही रहे, तो इस तरह तुम्हारे पास दौलत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए उसने मुझे कोई मंत्र भी बताया था, और जब मैं ये सब करने लगा, गंदगी में रहने लगा और गंदी चीजें खाने लगा, तो हमारे पास से गरीबी दूर होती गई
और हमारे पास बहुत दौलत आने लगी और ये घर उसी दौलत से बना हुआ है। आज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खरीद नहीं सकता हूँ। तुम खुद ही बताओ कि आज तक मैंने तुमसे किसी चीज़ के लिए मना किया है या कहा हो कि मैं तुम्हें नहीं लाकर दे सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैं सोचता था कि शादी के बाद पता नहीं कैसी पत्नी मिले, वो मेरी बात माने या फिर ना माने। बस इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी को कहता हूँ कि वो भी गंदगी में ही रहे। वो बस 3 से 4 दिन ही गंदी रहती है, फिर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो कहती है कि मैं गंदी नहीं रह सकती, मुझे पूजा करनी होती है, इसलिए वो नहा लेती थी। इसी बात पर मेरी उससे लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि हम अगर इसी तरह साफ सफाई रखने लगे तो मेरे पास जो दौलत है वो आना बंद हो जाएगी। पर्पल ऐप पे शुरू हुआ है 99 स्टोर गाइस। आपको सारे मस्त मस्त ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स 99 रुपीज में मिल रहे हैं। है वो आना बंद हो जाएगी। उनकी ये बातें सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, आप ये किस तरह की बातों के चक्कर में पड़े हैं? आप मेहनत करते हैं, इसीलिए आपके पास इतना पैसा है। ईश्वर ने हम सबको ही खाना देने का वादा किया है और जो मेहनत करता है उसको इसका फल जरूर मिलता है। सफाई तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ये बहुत गलत कर रहे हो और इसकी एक दिन आपको सजा मिलेगी। आपके पास जो भी है वो सब आपसे छिन जाएगा। आप ये सब करना छोड़ दें और ये गंदी चीजें खाना भी छोड़ दें। मैंने वो सब गंदी चीजें उठाकर कूड़े में फेंक दी। मैंने भाई को बहुत समझाया। तब भाई ने कहा कि अगर मैंने ये सब करना छोड़ दिया और हमारे घर में फिर से गरीबी आ गई तो तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का क्या होगा? वैसे भी अब वो माँ बनने वाली है। सुबह ही उसने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ईश्वर हमारे साथ है। भाई ने कहा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं और मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा कि विश्वास करें और ईश्वर से माफ़ी मांग लें। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैं उनकी छोटी बहन थी और वो मुझे बहुत लाड प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी बात का मान रखा और नहाकर साफ सुथरे हो गए और पूजा पाठ करने लगे। जब भाभी वापस आई और उन्होंने भाई को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वो हैरान रह गईं। मेरी भाभी ने मेरी तरफ देखा और मैंने इशारे से कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सारे गंदे काम छोड़ दिए और बहुत अच्छा इंसान बन गया। अब मेरी भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। फिर एक दिन हमें ये खुशखबरी मिली कि जिसके साथ मेरे भाई पार्टनरशिप में काम करते थे उसको बाहर दूसरे देश में नौकरी मिल गई और वो सारा काम मेरे भाई के पास छोड़कर दूसरे देश नौकरी करने के लिए जा रहा है। अब इस कारोबार का इकलौता वारिस मेरा भाई ही था, क्योंकि वो एक बहुत अमीर आदमी था और थोड़े से प्रॉफिट का उसको क्या करना था। सारे गंदे काम छोड़कर भी मेरे भाई को मुनाफा ही हुआ था। और इस बात पर मेरे भाई ने कहा कि ठीक बात है कि रोटी देने वाला ईश्वर ही है। भाई ने दिल से माफ़ी मांग ली और अब मेरा भाई हमेशा साफ सुथरा ही रहता था। हम भी इस बात से बहुत खुश थे कि अब हमारा भाई सही रास्ते पर चल रहा है। भाभी एक बेटे की माँ बन चुकी थी और हम सब अपने घर में साथ साथ बहुत खुश रह रहे थे। लेकिन मैं आज भी इस बात को सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस काम पर लगाया था वो एक बहुत ही बुरा इंसान था, क्योंकि ये बात सच है कि इस तरह के टोटके होते हैं और इन टोटकों को पूरा करने के लिए इंसान को गंदगी में ही रहना होता है, गंदी चीज़ें खानी होती हैं, पूजा पाठ भी छोड़ना पड़ता है। लोग इस तरह के टोटके तो करते हैं, लेकिन इस टोटकों का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रोटी देने वाला तो ईश्वर ही है। इन गंदे कामों में पड़कर अपनी अच्छाइयों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर आप ऐसा कोई गलत काम ना करें, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो हमें उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब